Good morning, students. First of all, your welcomes in online class. I am Hemant Kumar, PGT History, KV number 1 AFS, Agra. Students, today we will discuss class 12th History, chapter 8, Peasants, Jamidars and the State, Agrarian Society and the Mughal Empire, 16th-17th century. Today, first topic, the village community, ग्रामीण समुदाय. बच्चों, 16-17 सेंचुरी में जो विलेज होता था, उस विलेज में कौन कौन से लोग रहते थे, उनके काम क्या थे, इन सब पर हमें डिस्कस आज करना है. There were 3 constituents of the village community: the cultivators, the panchayat and the village headman. बच्चों, किसी भी विलेज कम्युनिटी में, ग्रामीण समुदाय में 3 प्रमुख कंपोनेंट्स होते थे. 1 कल्टीवेटर्स, जो खेती करते थे. द पंचायत, उस गांव के लोगों के द्वारा चुने हुए या मनोनीत किए हुए पंचायत, जिसमें एल्डर्स लोग होते थे, वृद्ध लोग होते थे. एंड द विलेज हेडमैन, मतलब उस पंचायत का कोई मुखिया. कास्ट एंड द रूरल मिलियू, जाति और ग्रामीण माहौल. बच्चों, ड्यूरिंग 16-17 सेंचुरी, caste was an important factor of any society. Despite the abundance of cultivable land, certain caste groups were assigned manual tasks and thus relegated to poverty. बच्चों, कास्ट कैसे इंपॉर्टेंट होती है, हम इस सेंटेंस से समझते हैं कि 16-17 सेंचुरी में कल्टीवेबल लैंड्स की कमी नहीं थी, बहुत थी, बहुत खेती करने योग्य जमीन थी. लेकिन फिर भी जिनकी कास्ट लोअर समझी जाती थी, उन्हें मैनुअल टास्क करने पड़ते थे एंड दस रेलिगेटेड टू पॉवर्टी, और उन्हें गरीबी में रहने के लिए ही रेलिगेट यानी कि मजबूर किया जाता था. क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट लोअर समझी जाती थी, बॉटम लेवल की समझी जाती थी. जैसे सच ग्रुप्स कंप्राइज्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन. बच्चों, जिन्हें लोअर कास्ट समझा जाता था किसी भी गांव में, उनकी विलेज पॉपुलेशन में अच्छी खासी संख्या होती थी. उनकी नंबर्स कम नहीं होते थे, बहुत होते थे. बट हैड द लीस्ट रिसोर्सेस, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस की कमी होती थी. एंड वर कंस्ट्रेंड बाय देयर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की, और उनकी कास्ट को बेस बनाकर ही जो कास्ट हायरार्की होती है, जातीय अनुक्रम होता है, उनकी पोजीशन बॉटम लेवल की होती थी. मच लाइक द दलित ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे कि आज के समय में हम एग्जाम्पल के तौर पर दलित को ले सकते हैं. हालांकि आज के दलित और 16-17 सेंचुरी के जो लोअर कास्ट थी, उनमें डिफरेंस आ गया है. क्यों? क्योंकि आज की जो दलित हैं, उन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने काफ़ी राइट्स दिए हैं, इक्वलिटी दी है. लेकिन फिर भी सोसाइटी में कभी कभी कुछ डिस्क्रिमिनेशन के केस आ जाते हैं, तो हम उन्हें दलित से थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं. देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस एट द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी. बच्चों, कास्ट में, पॉवर्टी में और सोशल स्टेटस में एक कोरिलेशन होता था. जैसे अगर किसी की कास्ट
लोअर समझी जाती थी, उसकी जाति नीची समझी जाती थी, तो वो गरीब भी होता था। और जो सोसाइटी का एक जातीय अनुक्रम होता है उसमें उनका सोशल स्टेटस लोअर समझा जाता था। इन मारवाड़, राजपूत आर मेंशन एज पीजेंट्स शेयरिंग द सेम स्पेस विद जाट। बच्चों, आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि मारवाड़ राजस्थान में राजपूतों को भी पीजेंट्स माना जाता था, और जो जाट होते थे वो भी खेती करते थे। लेकिन चूंकि राजपूत कास्ट थी, वो कास्ट हायरार्की में अपर लेवल की समझी जाती थी, इसलिए उनका स्टेटस अपर था, जबकि जाट लोगों का स्टेटस थोड़ा सा लोअर माना जाता था। तो बच्चों, हुई ना कास्ट इंपॉर्टेंट। किसान राजपूत भी हैं, किसान जाट भी हैं, लेकिन चूंकि राजपूत अपर कास्ट मानी जाती थी इसलिए उनका सोशल स्टेटस ऊंचा समझा जाता था। इन ईस्टर्न रीजन, इंटरमीडिएट pastoral and fishing caste like Sadgop and Kaivarth acquire the status of peasants। बच्चों, ईस्टर्न रीजन्स में, भारत के पूर्वी भागों में कई पेस्ट्रल और फिशिंग कास्ट होती थी, जैसे सदगोप और कैवर्थ, उनका भी पीजेंट्स जैसा ही स्टेटस माना जाता था। बच्चों, नेक्स्ट है पंचायत एंड हेडमैन। पीजेंट्स के बाद दो और कंपोनेंट्स बचे हैं किसी भी रूरल सोसाइटी के, वो हैं पंचायत एंड हेडमैन। तो चलिए पंचायतों पर हम देखते हैं। द विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। बच्चों, जो विलेज पंचायत होती थी वो असेंबली ऑफ एल्डर्स थी, मतलब जो वृद्ध लोग होते थे या जो सम्मानित लोग होते थे उनकी वो असेंबली थी। हालांकि वो आज की पंचायत की तरह डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थी, है ना, वो नॉमिनेटेड होती होगी। इन मिक्स कास्ट विलेज, बच्चों, और किसी भी मिक्स्ड कास्ट के विलेज में, जिसमें एक विलेज में कई कास्ट के लोग रहते होंगे, तो द पंचायत वाज यूजुअली अ हेट्रोजीनस बॉडी। तो उस पंचायत में हर कास्ट के मेंबर होते होंगे, मतलब वो हेट्रोजीनियस बॉडी थी, एक विविधता भरी, है ना, बॉडी थी। द पंचायत रिप्रेजेंटेड वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज इन द विलेज, सो इट इज कॉल्ड एन ओलिगार्ची। बच्चों, जो पंचायत होती थी वो वेरियस कास्ट और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी किसी भी गांव के, सो इट इज कॉल्ड एन ओलिगार्ची, मतलब उसे ओलिगार्ची भी कहा जाता था। मतलब वो एक ऐसा अल्पतंत्र था, जिसे आप नीचे ओलिगार्ची को समझ रहे होंगे, रूल ऑफ अ फ्यू। मतलब उस पंचायत में जो अपर कास्ट के मेंबर होते होंगे, पावर उन्हीं के पास होल्ड होती थी, पावर उन्हीं के पास होती थी। द पंचायत वाज हेडेड बाय अ हेडमैन नॉन एज मुकद्दम और मंडल। बच्चों, पंचायत का जो हेड होता था उसे हेडमैन कहा जाता था, या मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। जैसे आज हम सरपंच भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं, तो उस समय उसे हेडमैन कहते थे, मुकद्दम कहते थे और मंडल कहते थे। द पंचायत डिराइव्ड इट्स फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल्स टू अ कॉमन फाइनेंशियल पूल। बच्चों, पंचायत का अपना एक कोष होता था, अपना एक अकाउंट होता था, अपना एक फंड होता था, और जिसमें इंडिविजुअल्स लोग, उस गांव के ही लोग कुछ कंट्रीब्यूशन देते थे। अच्छा, फंक्शंस ऑफ पंचायत। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता भी है, पंचायतों के कार्य क्या थे। तो हम 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट, द विलेज हेडमैन सुपरवाइज्ड द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट असिस्ट बाय द पटवारी और अकाउंटेंट्स। बच्चों, पंचायत का पहला काम ये था कि तो जो विलेज हेडमैन होता था वो सुपरवाइज करता था विलेज के अकाउंट को, और उसकी सहायता के लिए एक अकाउंटेंट्स होता था जिसे पटवारी कहा जाता था। सेकेंड, द पंचायत हैड टू अंडरटेक वेलफेयर मेजर्स फॉर द विलेज पीपल। बच्चों, पंचायत का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क था कि वो वेलफेयर मेजर्स लेते थे, किनके लिए? अपने ही गांव के लोगों के लिए। जैसे अर्जमेंट अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज,
लाइक फूड, फैमिन, ड्राउट एटसेट्रा। बच्चों मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई है, फ्लड आ गया है, तो उस समय या कभी फूड शॉर्टेज हो या फैमिन हो जाए या ड्राउट हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो उस समय गांव समुदाय को ग्रेन देना या अदर्स, है ना, हेल्प करना, वो पंचायत का ही काम होता था। नेक्स्ट है टू इंश्योर कास्ट बाउंड्रीज एमंग द वेरियस कम्युनिटीज। बच्चों पंचायत का एक और काम ये था कि चूँकि कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो जो कास्ट बाउंड्रीज होती थी उन बाउंड्रीज को कोई ब्रेक ना करे, कोई लांघे ना, हर व्यक्ति अपने कास्ट के हिसाब से ही काम करे। नेक्स्ट है टू लेवी फाइन एंड इन्फ्लिक्ट मोर सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। बच्चों पंचायत फाइन भी लगाती थी लोगों पर यदि उन्होंने पंचायतों के द्वारा बनाए हुए रूल रेगुलेशन को अगर ब्रेक किया है। इसके अलावा वो पनिशमेंट भी देती थी, और पनिशमेंट जो है उन लोगों को मिलता था, या यूँ कहिए कि जैसा क्राइम होता था उसी हिसाब से उन्हें पनिशमेंट दिया जाता। तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने फंक्शन ऑफ पंचायत देखे। नेक्स्ट है रोल प्लेड बाय द जाति पंचायत। बच्चों अब आप सोच रहे होगे सर पहले पंचायत पढ़ी अब फिर एक जाति पंचायत आ गई है। हाँ बच्चों ऐसी ही बात है। अब जाति पंचायत क्या होती थी? बच्चों अभी हमने जो पिछली स्लाइड में पंचायत देखा उसमें ये था कि पंचायत एक हेट्रोजीनियस बॉडी थी, मतलब एक विलेज की एक पंचायत होती थी और उसमें डिफरेंट कास्ट के एल्डर्स लोग होते थे। लेकिन जाति पंचायत पर्टिकुलरली एक सिंगल कास्ट की होती थी। मान लीजिए किसी विलेज में 8 से 10 जातियों या कास्ट के लोग निवास करते हैं, तो हर कास्ट की अपनी एक जाति पंचायत होती थी। जैसे राजपूतों की अपनी अलग जात पंचायत, जाट लोगों की अलग जात पंचायत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जाति पंचायत का भी हम बच्चों रोल देख लेते हैं, वो क्या करते थे। इन एडिशन टू द विलेज पंचायत ईच सब कास्ट और जाति हैड इट्स ओन जाति पंचायत। ठीक है, हर जाति की अपनी या सब कास्ट की भी अपनी एक पंचायत होती थी। दीज पंचायत्स wielded considerable power in रूरल सोसाइटी, और इन जाति पंचायतों को भी रूरल सोसाइटीज़ में पावर मिली हुई थी। इन राजस्थान जाति पंचायत आर्बिट्रेटेड सिविल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। बच्चों राजस्थान में जो जाति पंचायत होती थी वो अपनी ही कास्ट में अपनी ही जाति के सिविल डिस्प्यूट को निपटारा करती थी, सिविल डिस्प्यूट को, है ना। जैसे कोई ज़मीन के हैं, है ना, खेती बाड़ी की अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो दे मीडिएटेड इन कंटेस्टेड क्लेम्स ऑन लैंड। अगर ज़मीन से जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं या दो पक्ष हैं तो उनमें मीडिएटर का काम भी जाति पंचायत करती थी, दोनों पक्षों को समझाती बुझाती थी। दे डिसाइडेड वेदर मैरिजेज वर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। जाति पंचायत का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था कि वो विवाह के मामले में भी जो नॉर्म्स बने हुए थे उस समय के, वो देखा करती थी कि कहीं विवाह संबंधित मामले सही तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। मतलब इंटर कास्ट की पॉसिबिलिटीज बच्चों ना के बराबर थी, है ना। एक कास्ट का कोई बॉयज है तो वो उसी कास्ट की गर्ल से ही शादी होती थी, इंटरकास्ट नहीं हो पाती थी। अगर कोई होती थी तो माना जाता था कि उन्होंने मैरिजेज जो रूल रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उन्हें ब्रेक किया है और फिर उन्हें पनिश किया जाता था बच्चों। इन मोस्ट केसेस एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस द स्टेट रिस्पेक्टेड द डिसीजंस ऑफ जाति पंचायत। बच्चों बहुत से ऐसे केस आते हैं जहाँ पर जो स्टेट या जो गवर्निंग बॉडी होती थी
वो भी इन जाति पंचायत के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान देते थे, लेकिन क्रिमिनल जो मैटर्स होते थे उन्हें छोड़ करके सिविल मैटर्स में जाति पंचायतों की भूमिका होती थी। क्रिमिनल जो मैटर्स होते थे उन्हें स्टेट अपने हिसाब से डील करती थी। बच्चों नेक्स्ट है विलेज आर्किसंस। पिछली स्लाइड्स में बच्चों हमने पीजेंट्स को देखा, पंचायत को देखा और हेडमैन को देखा, लेकिन किसी भी विलेज में इन सब के अलावा कुछ और लोग भी रहते थे और जिन्हें आर्किसंस कहा जाता था। 25% ऑफ द टोटल हाउसहोल्ड्स इन द विलेज वर आर्किसंस। बच्चों किसी भी गांव में, किसी भी विलेज में ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन आर्किसंस लोगों की होती थी। मतलब अच्छी खासी संख्या में आर्किसंस लोग रहते थे और वो अपने डिफरेंट वर्क करते थे। The distinction between artisans and peasants in village society was a fluid one, as many groups perform the task of both. बच्चों आर्टिसंस लोग जैसे कोई पोटर्स बना रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई ब्लैक स्मिथ है, लेकिन बच्चों ड्यूरिंग इन 16-17 सेंचुरी आर्टिसंस और पीजेंट्स के बीच में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कामों को भी करते थे। लाइक कोई कल्टीवेटर से, कोई पीजेंट से, तो वो कल्टीवेशन करेगा, खेती बाड़ी करेगा, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद जो उसे कुछ टाइम मिलता था तो वो उस समय कारपेंटर का भी काम कर लेता था, वो ब्लैक स्मिथ का भी काम कर लेता था। सेम जो आर्टिसंस होते थे वो अपने कामों को करने के साथ साथ थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते थे। इसलिए कहा जाता है कि जो आर्टिसंस और पीजेंट्स थे वो एक दूसरे के कामों को भी कर लेते थे। कल्टीवेटर एंड देयर फैमिली वुड आल्सो पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसे कल्टीवेटर और उनकी जो फैमिली थी बच्चों, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी काम करते थे, जैसे डाइंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, बेकिंग एंड फायरिंग ऑफ पोट्री, मेकिंग एंड रिपेयरिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बच्चों ये जो देखा ये काम तो आर्टिसंस लोगों का होता था, लेकिन ये कल्टीवेटर्स भी कर लेते थे। विलेज आर्टिसंस, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, इवन गोल्ड स्मिथ प्रोवाइडेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जो आर्टिसंस लोग स्पेशल सर्विस ही करते हैं और वो करते भी थे। इन रिटर्न द विलेज पीपल गेव देम अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट और अलॉटमेंट ऑफ लैंड। बच्चों जो आर्टिसंस लोग होते थे वो पीजेंट्स की या हेडमैन को सर्विस प्रोवाइड करते थे और बदले में पीजेंट्स या जो हेडमैन होते थे उन्हें हार्वेस्टिंग के बाद या तो उन्हें ग्रेन दे देते थे क्राफ्ट पर्सन्स लोगों को, आर्टिसंस लोगों को, या हेडमैन या पंचायत आपस में सलाह मशवरा करके कोई बेकार पड़ी ज़मीन का टुकड़ा भी आर्टिसंस को दे देते थे, जिससे कि या तो वो वहाँ पर अपना कोई वर्कशॉप खोले या वो अपनी खेती बाड़ी करे। जमींदार इन बंगाल वो remunerated artisans for their work by paying them a small daily allowances and diet money। बच्चों बंगाल में जो जमींदार लोग होते थे वो आर्टिसंस लोगों को उनके काम के बदले में उन्हें डेली अलाउंस देते थे और खाने का भी पैसा देते थे, डाइट मनी। तो अभी आपने देखा कि बंगाल में एक अलग ही तरीका था, मतलब वो एक हिसाब से नगद पैसा भी दे देते थे। वो दिस लेटर कैम टू बी डिस्क्राइब एज द जजमानी सिस्टम। बच्चों तो बंगाल में जो जमींदार और आर्टिसंस के बीच में जो रिलेशन होते थे उसे जजमानी सिस्टम कहा जाता था। विलेज एज ए लिटिल रिपब्लिक। बच्चों कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोग जो इंडिया में रह रहे थे उन्होंने इंडियन विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक भी कहा है। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है बच्चों कि
किसी भी सोसाइटी में एक तो हेड होगा, लेकिन उस हेड को चुनने में सभी लोग को इक्वल राइट होंगे। आप नीचे ये पिक्चर देख रहे होंगे, रिपब्लिक मीन्स यहाँ है कि ऊपर एक हेडमैन है, लेकिन उसे चुनने में नीचे सभी लोग इक्वल हैं। आइए देखते हैं, सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द 19th century saw the village as a little republic because village were made up of fraternal partners of sharing resources and labor in a collective। मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोगों ने इंडियन विलेजेज को एक लिटिल रिपब्लिक या छोटा गणराज्य कहा। क्यों? क्योंकि जो इंडियन विलेजेज होते थे वो रिसोर्सेस को शेयर करते थे और खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प कराते रहते थे आपस में, कभी किसी ने किसकी हेल्प कर दी, उसने इसकी हेल्प करके मिलजुल के काम करते थे। तो ब्रिटिश लोगों ने इसे कहा ये लिटिल रिपब्लिक है। However, this was not a sign of rural egalitarianism। बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन गांवों में कोई इक्वलिटी थी, समानता थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। There was individual ownership of assets and deep inequities based on caste and gender distinction। बच्चों, उस समय इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ असेट तो था, हर व्यक्ति को अपनी जो असेट होती थी उन पर राइट होता था, लेकिन बच्चों इनक्वलिटीज बहुत थी। वो किस बेस पर? कास्ट और जेंडर बेस पर। A group of powerful individuals decided the affairs of the village, exploited the weaker section and had the authority to dispense justice। बच्चों, जो पावरफुल ग्रुप्स थे या जो अपर कास्ट के लोग थे वो विलेज के अफेयर्स को डिसाइड करते थे, गांव में क्या होना है, कैसे होना है, और वो वीकर सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे ज़्यादा कर वसूलते थे, छोटी गलती पर भी उन्हें बड़ा पनिशमेंट दिया जाता था, है ना। और जो पावरफुल ग्रुप था उन्हें जुडिशरी पावर्स भी मिली हुई थी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कई टॉपिक्स कवर किए हैं, उनमें पीजेंट्स, पंचायत, हैगमैन्स, है ना, आर्टिसंस एंड लिटिल रिपब्लिक। तो इन सब के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिए। 1, द पंचायत वाज हेडेड बाय अ हेडमैन नॉन एज। कौन था जो पंचायत का हेड होता था, उसे क्या कहा जाता था? सेकेंड, ओलिगार्ची मीन्स, मतलब ओलिगार्ची का मतलब क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू मीन बाय जजमानी सिस्टम। 4, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पंचायत। एंड लास्ट, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन कास्ट एंड रूरल मिलियू ड्यूरिंग 17th century। बच्चों, आप लोग एक बार इस पीपीटी को रिवाइज करिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से दे लेंगे। तो बच्चों, आपने मुझे सुना, कुछ सीखा होगा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।